और रमा एक रात अपनी मोटरसाइकिल में घूम रहे थे। रोहन बड़ी तेजी से बाइक चला रहा था और गाना भी गा रहा था। मैं निकला बाइक लेकर, रास्ते पर एक मोड़ आया, मैं अपनी बाइक वहीं छोड़ आया। रोहन को गाना गाते हुए देख रमा बोलती है तुम चुपचाप अपनी बाइक चलाओ रोहन, नहीं तो हम दोनों गिर जाएंगे। ज्यादा मस्ती मत करो, समझे? क्या करूं रमा, जब तुम मेरे साथ होती हो तो गाना गाने और मस्ती करने का ही मन होता है। लेकिन तभी उनकी बाइक चलते चलते रुक जाती है। अरे क्या हुआ रोहन, ये बाइक क्यों रोक दी तुमने? नहीं रमा, मैंने बाइक कहाँ रोकी है। देखो, बाइक तो स्टार्ट है लेकिन आगे नहीं जा रही, पता नहीं क्या हो गया। रोहन की बाइक जहाँ थी वहीं रुक जाती है और उसकी बाइक के पहिए वहीं एक ही जगह पर घूमने लगते हैं। ये देखकर रमा और रोहन दोनों बहुत घबरा जाते हैं। तभी उन्हें किसी के गुर्राने की आवाज सुनाई देती है। ये आवाज सुनकर रमा घबरा जाती है। रोहन, एक काम करते हैं, बाइक यहीं छोड़ देते हैं। ये देखो कितनी भयंकर और डरावनी आवाज है, मुझे बहुत डर लग रहा है। लेकिन इससे पहले रमा और रोहन कुछ करते, एक भयानक राक्षस उनके सामने आकर खड़ा हो जाता है। उसकी आंखें खून के जैसी लाल थी और वो बहुत ही डरावना लग रहा था। उसे देखकर रोहन और रमा वहाँ से भागने लगते हैं और भागते भागते एक स्कूल के गेट पर पहुँचते हैं। रोहन रमा से बोलता है, रमा, जल्दी से स्कूल की घंटी बजाओ, नहीं तो वो राक्षस यहाँ आ जाएगा। रोहन के कहने पर रमा जोर जोर से स्कूल की घंटी बजाने लगती है। घंटी की आवाज सुनकर स्कूल का गेट खुलता है, लेकिन रोहन और रमा की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। उनके सामने वही शैतान खड़ा होता है। वो शैतान रमा को पकड़ लेता है। तुम भाग जाओ यहाँ से, नहीं तो ये शैतान तुम्हें भी मार डालेगा। कैसी बातें कर रही हो रमा, मैं तुम्हें छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा। ऐसा कहकर रोहन शैतान को जोर से लात मारता है, लेकिन शैतान के ऊपर उसका कोई असर नहीं होता और वो रोहन के सामने ही रमा को चीर चीर कर मार डालता है। रोहन ये देखकर रोने लगता है और गुस्से में बोलता है, तूने मेरी रमा को मार डाला, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। लेकिन शैतान रोहन को भी गर्दन से पकड़कर उठा लेता है और जब रोहन मर जाता है तो वो वहाँ से चला जाता है। अगली सुबह स्कूल खुलता है। स्कूल के अंदर 2 लाशें देखकर सब लोग हैरान रह जाते हैं। तब तक वहाँ मैथ्स के टीचर भोलेनाथ आ जाते हैं और चौकीदार से बोलते हैं, चौकीदार, कल रात तुम ड्यूटी पर नहीं थे क्या, जो ये लाशें यहाँ आ गईं? अरे साहब, हम तो पूरी रात स्कूल में ही थे, अब हमें क्या पता ये यहाँ कैसे आए और किसने मारा इन्हें। तभी वहाँ हिंदी की मैडम शोभा भी आ जाती है। चौकीदार की बात सुनकर शोभा बोलती है, अरे भोलेनाथ जी, अभी स्कूल की सीसीटीवी देख लेते हैं, पता चल जाएगा कौन यहाँ आया था रात में। शोभा के कहने पर सब लोग सीसीटीवी देखने लगते हैं, लेकिन उन्हें उस रात कोई भी नहीं दिखता। ये देखकर सबके सब हैरान रह जाते हैं। ये सब क्या हो रहा है? ऐसा कैसे हो सकता है? कोई आदमी स्कूल में आया और 2 लोगों को मारा, लेकिन उसकी कोई रिकॉर्डिंग नहीं है। विश्वास नहीं हो रहा है। कई बार देखने पर भी उन्हें रिकॉर्डिंग में कुछ नहीं दिखता। तभी स्कूल के प्रिंसिपल प्रकाश वहाँ आ जाते हैं और रमा की लाश की तरफ इशारा करते हुए बोलते हैं, ये तो मेरी बेटी रमा है, इसे किसने मारा? लेकिन किसी के पास कोई जवाब नहीं होता है। शोभा प्रकाश के पास आती हैं और बोलती हैं, सर आप रोइए मत, पता नहीं इन्हें कौन मार कर चला गया, कोई सीसीटीवी में भी नहीं आया, क्यों ना हम पुलिस को बुला ले। पुलिस का नाम सुनकर प्रकाश घबरा जाता है और बोलता है, नहीं, इस स्कूल में पुलिस नहीं आएगी, मैं इस स्कूल की बदनामी नहीं करवा सकता। फिर प्रकाश के कहने पर स्कूल वाले मिलकर रमा और रोहन का अंतिम संस्कार कर देते हैं। रमा की मौत के बाद प्रकाश बहुत चुप रहने लग जाता है। एक दिन शोभा और भोलानाथ एक साथ बैठकर लंच कर रहे होते हैं। शोभा भोलानाथ से बोलती है, भोलानाथ जी, जब से उनकी बेटी रमा मरी है, प्रिंसिपल सर बहुत चुप और दुखी रहने लगे हैं। सही कह रही हो शोभा जी, ऐसा ही होता है जब किसी बाप की जवान बेटी मरती है। क्या कर सकते हैं, सबकी अपनी अपनी किस्मत है।
लेकिन मुझे अब तक एक बात समझ नहीं आ रही, पुलिस का नाम सुनकर प्रिंसिपल सर इतना घबरा क्यों गए थे? मुझे लगता है उनको इस हत्या के बारे में कुछ पता है। शोभा जी, आप भी ना, आपको तो सीआईडी में होना चाहिए। बिल्कुल जासूस की तरह सोचती हो आप। भला प्रिंसिपल साहब को क्या पता होगा, आप भी ना। ऐसा कहकर भोलानाथ वहाँ से चला जाता है। शोभा अपने कमरे में बैठकर पढ़ने लग जाती है, लेकिन तभी उसे भी गुर्राने की आवाज सुनाई देती है। अरे, ये गुर्राने की आवाज कहाँ से आ रही है? स्कूल में कोई कुत्ता आ गया है क्या? लेकिन कुत्ते ऐसे तो नहीं गुर्राते। मैं जाकर अभी देखती हूँ क्या है ये माजरा। ऐसा कहकर शोभा आवाज की दिशा में बढ़ने लगती है। आवाज एक स्टोर रूम के अंदर से आ रही होती है। जैसे ही वो स्टोर रूम के पास पहुँचती है, आवाज तेज हो जाती है। अरे, ये आवाज तो इसी स्टोर रूम से आ रही है। लगता है कोई शैतान का बच्चा इस स्टोर में घुस गया है। ऐसा कहकर शोभा जोर जोर से दरवाजे को पीटने लगती है, लेकिन दरवाजा नहीं खुलता और उसके अंदर से गुर्राने की आवाजें आती रहती हैं। बहुत ही शरारती बच्चे हैं। देखो तो, इतना दरवाजा खटखटाने के बाद भी दरवाजा नहीं खोल रहे। एक काम करती हूँ, छुट्टी वाली घंटी बजा देती हूँ, फिर देखती हूँ कैसे बाहर नहीं आते। ऐसा कहकर शोभा स्कूल की घंटी बजाने लगती है, लेकिन जैसे ही वो पहली घंटी मारती है, स्टोर का गेट खुल जाता है। देखा, पहली घंटी में ही खोल दिया ना गेट। चलो, जो भी कोई है बाहर निकलो। लेकिन स्टोर से वही शैतान बाहर निकलता है। उसकी आंखों से खून टपक रहा होता है। उसे देखकर शोभा घबरा जाती है और चिल्लाने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी आवाज ही नहीं निकलती। ये क्या हो रहा है? मेरी आवाज क्यों नहीं निकल रही है? शैतान शोभा को पकड़ लेता है और मार डालता है और वहाँ से चला जाता है। शोभा को ढूंढते हुए भोलानाथ और प्रिंसिपल भी वहाँ आ जाते हैं और शोभा के लाश को देखकर भोलानाथ बोलता है, प्रिंसिपल साहब, ये सब क्या हो रहा है इस स्कूल में? पहले बच्चे और अब शोभा जी, कितनी बुरी तरह से मारा है, जैसे कोई शैतान हो। अरे भोलानाथ जी, आप टीचर होकर कैसी बातें करते हैं? ये भूत प्रेत की बातें आपको नहीं करनी चाहिए। ये सब फालतू की बातें हैं। ये कोई चोर होगा। आप चिंता मत करो, हम जांच करेंगे। ऐसा कहकर प्रिंसिपल साहब वहाँ से चले जाते हैं और अपने कमरे में बैठ जाते हैं। तभी वहाँ उनका नौकर शामू आता है और उनसे बोलता है, मालिक, हो ना हो, ये मुझे वही राहुल का भूत लग रहा है जिसे हम लोगों ने मार कर यहाँ दफना दिया था। अरे शामू, तुम भी कैसी बातें कर रहे हो? ऐसा कुछ भी नहीं, तुम घबरा गए हो और हमने राहुल को मारा नहीं था, उसने आत्महत्या की थी। अब तुम यहाँ से चले जाओ। लेकिन तभी वहाँ भोलानाथ आ जाता है और बोलता है, प्रिंसिपल साहब, मैंने आपकी और शामू की बातें सुन ली हैं। ये किसी ने भी किया हो, हमें मिलकर और लोगों को मरने से रोकना होगा। लेकिन उससे पहले आप मुझे पूरी बात बताओ, ये सब क्या है? भोलानाथ जी, ये राहुल आपके आने से पहले यहाँ का चपरासी था। ये स्कूल में पढ़ने वाली बच्चियों को छेड़ता था, इसीलिए मैंने एक दिन उसे जोर से एक थप्पड़ मार दिया, लेकिन वो मर गया और मैंने और शामू ने मिलकर उसकी लाश को स्कूल के अंदर ही गाड़ दिया। पूरी कहानी जानने के बाद भोलानाथ, प्रिंसिपल और शामू उस जगह पर पहुंचते हैं जहां उन्होंने लाश को गाड़ा था, लेकिन वहां राहुल की लाश नहीं होती। ये देखकर सब हैरान रह जाते हैं। शामू प्रिंसिपल से बोलता है, साहब, मैंने तो यहीं पर गाड़ा था उस दुष्ट की लाश को, लेकिन वो गायब कैसे हो गई? तभी वहाँ शैतान आ जाता है और बोलता है, वो लाश मैं ही हूँ। तुम लोगों ने मुझे मार कर दफना दिया। मैं किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। उसके बाद सबके शरीर से मांस नोच कर खाऊंगा। ऐसा कहकर शैतान शामू को पकड़कर उसका गला दबाने लगता है। मुझे बचाओ, बचा लो इस शैतान से, ये मुझे मार डालेगा।
शामू को मुसीबत में देखकर भोलानाथ हनुमान चालीसा का पाठ करने लगता है। जैसे जैसे हनुमान चालीसा आगे आगे बढ़ती है, शैतान का शरीर गलने लगता है और चालीसा के खत्म होते ही शैतान भी खत्म हो जाता है। इमरान एक ब्राइट स्टूडेंट के साथ एक ग्रेट सिंगर भी है। इमरान को सिंगिंग का बहुत ज्यादा ही शौक है। इमरान की एक क्लोज फ्रेंड का नाम रेखा है, जिसे वो बहुत ही ज्यादा पसंद करता है। इमरान रेखा के साथ डेटिंग पे जाता है और उसे प्रपोज करने का सोचता है। नर्वस होने की वजह से वो रेखा को प्रपोज नहीं कर पाता, इसलिए इमरान रेखा से फोन पे बात करता है। रेखा इमरान को अपने घर पे बुलाती है। रेखा के घर पे जाने के बाद इमरान देखता है एक जैसी दो रेखा है, यानी वो दोनों ट्विंस हैं। दोस्तों, क्या आप दोनों ट्विन सिस्टर को देख के बता सकते हो इन दोनों में से ओरिजिनल रेखा कौन है? सोचिए सोचिए और कमेंट में बताइए। इन दोनों में से इमरान की गर्लफ्रेंड ऑप्शन 1 है, जिसके हाथ पे टैटू बना हुआ है। दोस्तों, क्या आपने भी टैटू की वजह से पहचान लिया था? अपना जवाब कमेंट में बताइएगा। मुकेश नाम का एक आदमी अपनी बीवी शीतल और 2 बच्चों के साथ गांव में रहता था। जब इस साल गांव में बारिश नहीं हुई तो सूखा पड़ गया और सारी फसल बर्बाद हो गई। अरे शीतल, देखो ना, सारी फसल तो सूख गई है। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि इस बार हम घर कैसे चलाएंगे। हाँ जी, बात तो सच में बहुत परेशानी की है। आखिर हम बिना फसल बेचे कैसे अपना घर चलाएंगे? दोनों बच्चे तो भूखे मर जाएंगे। नहीं नहीं, हमें कुछ तो करना ही पड़ेगा। मैंने सुना है कि गांव के बाकी के आदमी शहर जा रहे हैं काम ढूंढने। क्यों ना मैं भी उनके साथ ही चला जाऊं? अरे तुम क्या कहीं के बैरिस्टर हो जो शहर जाते ही तुम्हें नौकरी देने के लिए लोग पीछे पीछे घूमेंगे? पढ़े लिखे तो तुम हो नहीं, तो आखिर शहर जाकर करोगे ही क्या? अरे कैसी बातें करती हो तुम? शहर क्या बस पढ़े लिखों का है? वहाँ मेहनत मजूरी के भी बहुत से काम होते हैं। जाके कुछ ना कुछ तो कर ही लूंगा मैं। अरे इतना तो कमा ही लूंगा कि अपने बच्चों को भूखा मरने से बचा लूं। अच्छा, अगर ऐसा ही है तो ठीक है, जाओ एक बार कोशिश करके ही देख लो। अगले दिन मुकेश अपना सामान बांध के शहर की तरफ निकल पड़ता है। शहर पहुंचकर वो कुछ दिन तो रेलवे स्टेशन पर ही सोता है, क्योंकि उसे कोई काम ही नहीं मिल पाता। पर एक दिन एक आदमी उसे मिलता है। क्यों भाई, लगता है काम की तलाश में हो? हाँ हाँ भैया, बड़ा परेशान हूँ। कुछ भी काम हो अगर आपकी नजर में तो मुझे बता दो। अच्छा, तो कुछ भी काम करने को तैयार हो? अरे अरे भैया, कुछ भी मतलब ईमानदारी का काम करूंगा, कोई गलत काम नहीं करूंगा। अरे हाँ हाँ, बिल्कुल ईमानदारी का काम है, चलो मेरे साथ। फिर वो आदमी मुकेश को लेकर एक बड़ी सी बिल्डिंग के पास जाता है। देखो, ये एक बहुत पुरानी बिल्डिंग है। कुछ ही दिनों में इसे गिराकर यहाँ एक बड़ा सा मॉल बनाया जाएगा। तो जब तक इसे गिराया नहीं जाता, तुम्हें यहाँ ही देखभाल करनी है। और हाँ, ज्यादा सवाल जवाब नहीं करने हैं। और यहाँ किसी से बातचीत तो बिल्कुल भी नहीं करनी है। बस खाली चौकीदारी करनी है। अरे हाँ हाँ भैया, आप एकदम बेफिक्र हो जाइए, मैं अच्छे से संभाल लूंगा सब। फिर अगले ही दिन से मुकेश काम पर लग जाता है। दिन भर वो आराम से बिल्डिंग की चौकीदारी करता है और रात को वहीं अपना डेरा डालकर सोने की तैयारी करता है। जैसे ही वो सोने वाला था, उसकी आंख अचानक से किसी की आहट से खुल जाती है। अरे ये किसकी आहट है? यहाँ तो दूर दूर तक कोई नहीं आता जाता। तभी मुकेश को एक बहुत ही मनमोहक औरत अपनी तरफ आते हुए दिखाई देती है। मुकेश उसको देखकर कुछ पल के लिए खो सा जाता है। फिर वो खुद को संभालता है और उससे पूछता है, अरे मैडम, कौन है आप और यहाँ क्या कर रही हैं? वो भी इतनी रात गए? मेरा नाम ईशा है। दरअसल मेरा घर यही पास में है। मैं दिन भर ऑफिस में रहती हूँ ना, इसलिए लेट घर आती हूँ। शायद इसीलिए आपने मुझे दिन में कभी देखा नहीं। अच्छा, वो सब तो ठीक है, पर आप यहाँ क्यों आई हैं? हाँ, वो मैंने आपको यहाँ देखा तो मुझे लगा कि आपसे चाय पानी पूछ लूं। आप दिन भर यहाँ की रखवाली करते हुए थक गए होंगे ना। मुकेश को बहुत अच्छा लगा कि गांव से इतनी दूर किसी को उसकी फिक्र तो हुई। जब से वो शहर आया था
तब से बहुत अकेला अकेला सा महसूस करने लगा था। ऐसे किसी ने उसका हाल पूछा तो उसे बड़ा सुकून मिला। अरे आप चिंता मत करिए, मैं बिल्कुल ठीक हूँ मैडम। मुकेश के मना करने के बाद भी वो औरत जाकर मुकेश के लिए चाय ले आई और फिर वो दोनों साथ बैठकर चाय पीने लगे। ऐसे ही मुकेश की उस औरत से अच्छी खासी दोस्ती हो गई और अब वो रोज रात को मिलने लगे। धीरे धीरे उनकी दोस्ती और गहरी हो गई। देखो ईशा, मैं अब कुछ दिनों के लिए अपने गांव जा रहा हूँ। मुझे शहर में आए पूरा 1 महीना हो गया है और मैं घर नहीं गया हूँ। मेरे बीवी बच्चे परेशान हो रहे होंगे। अच्छा, और मेरा क्या? मैं परेशान होती हूँ तो हूँ। तुम्हें क्या मेरे परेशान होने से कोई फर्क नहीं पड़ता? अरे नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है ईशा। मैं बहुत जल्द वापस आऊंगा, वादा। ईशा मुकेश को बहुत रोकती है पर फिर भी वो अपने गांव चला ही जाता है। गांव जाकर भी मुकेश का मन ईशा की यादों में लगा हुआ था। उसकी बीवी को उस पर शक हो जाता है। मुकेश 1 हफ्ते में ही वापस शहर जाने की जिद करने लगता है। अरे ये क्या है? तुम तो कहे थे कि पूरे 15 दिन रुकोगे, अब ये 1 हफ्ते में ही क्यों भागे जा रहे हो? हाँ, अरे अगर मैं ऐसे ही छुट्टी करूंगा तो नौकरी कौन करेगा, और कमाएंगे नहीं तो खाएंगे क्या? अच्छा, पर मुझे तो दाल में कुछ और ही काला लग रहा है। कहीं किसी से कोई चक्कर वक्कर तो नहीं चल रहा तुम्हारा शहर में? शीतल की ऐसी बात सुनकर मुकेश सकपका जाता है। अरे अरे पागल हो गई हो क्या? ये भला क्या बकवास कर रही हो? चलो हटो, मेरा दिमाग मत खराब करो। जाओ यहाँ से, मुझे देर हो रही है। फिर मुकेश शीतल को उल्टा सीधा बोलकर वापस शहर की तरफ निकल पड़ता है, लेकिन शीतल उसके पीछे पीछे शहर आ जाती है। मैं भी तो देखूं, आखिर ऐसी कौन सी नौकरी है जिसको करने के लिए मेरे पतिदेव इतना बेचैन हो रहे हैं। शीतल चुपचाप मुकेश के काम करने वाली बिल्डिंग में जाकर छुप जाती है और वहीं से मुकेश की हरकतों पर नजर रखती है। ऐसे ही रात हो जाती है और फिर शीतल को कुछ ऐसा दिखता है कि उसके पैरों तले जमीन ही खिसक जाती है। वो देखती है कि एक चुड़ैल बिल्डिंग के पीछे एक बड़े से बर्तन में कुछ उबाल रही थी और जोर जोर से हंस रही थी। वो चुड़ैल इतनी डरावनी थी कि उसे देखकर शीतल की चीख निकल गई। तभी मुकेश भी भागता भागता वहां आ गया। अरे शीतल, तुम यहाँ क्या कर रही हो? हाय राम 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 राम, ये क्या देख लिया मैंने? अरे उधर तो देखो, कितनी भयानक चुड़ैल खड़ी है सामने। उस चुड़ैल को देखकर मुकेश की भी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। अरे बाप रे, कौन है ये भूतनी? अरे मैं क्या जानू, तुम करते हो इस भूतिया बिल्डिंग में काम। तुम बताओ कौन है ये? मैं तो यहाँ तुम पर नजर रखने आई थी कि कहीं तुम्हारा किसी से चक्कर वक्कर तो नहीं चल रहा। अरे तब तो बिल्कुल सही जगह आई है, क्योंकि इसका चक्कर तो मुझसे ही चल रहा है। क्या? हे भगवान! अरे पागल आदमी, तुमने भूतनी से चक्कर चला लिया। अरे तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? क्या मैं पागल हो गया हूँ जो ऐसा करूँगा? अरे नहीं मुकेश, मैं वही हूँ, तुम्हारी ईशा, जिससे तुम रोज रात देर तक बातें करते थे। क्या? तो तू भूतनी है? हाँ, और मैं इसी बिल्डिंग में रहती हूँ, इसलिए कोई इस बिल्डिंग में रहने नहीं आता और इसे गिराने वाले हैं। मेरी आत्मा को शांति नहीं मिली है और मैं सालों से यहाँ भटक रही हूँ। जब तक कोई मेरे लिए अपनी जान की बलि नहीं चढ़ाता तब तक मुझे शांति नहीं मिलेगी। फिर तू यहाँ आया और तुझे मैं अच्छी लगने लगी। मैं रोज तुझे ये चाय पिलाती थी जिसमें मेरा जादू टोना था, ताकि तू धीरे धीरे मेरे वश में आ जाए और मैं तेरी बलि चढ़ा दूं। जैसे ही तू मेरे वश में आने वाला था, तूने गांव जाने की जिद पकड़ ली, लेकिन अब तू वापस आ गया है ना, अब मैं तुझे मारकर मुक्ति पालूंगी। अरे चुड़ैल, तेरे ये इरादे थे? वाह वाह वाह, तो तुमने एक चुड़ैल के साथ अफेयर किया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, मरो अब। अरे कैसी बातें कर रही हो शीतल, मुझे इससे बचाओ, ये मुझे मार डालेगी। हाँ तो मारती है तो मार दे, मुझे क्या, आखिर तुमने मुझे धोखा ही तो दिया है। अब तुझे कौन बचाएगा मुझसे? चुड़ैल और मुकेश का ध्यान आपस में भटका के शीतल धीरे से चुड़ैल के पीछे जाती है और अपने पास से भगवान की शक्तियों वाली भभूत निकालकर उसके ऊपर फेंक देती है। इससे वो चुड़ैल भयंकर आग में जलने लगती है। अरे ये तूने क्या किया? मुझे जला दिया। थोड़ी देर में वो चुड़ैल जलकर राख हो जाती है। अरे ये तुमने कैसे किया शीतल? अरे ये पूजा की भभूत तो मैं इसलिए लेकर आई थी कि इससे तुम्हारी सब बुरी शक्तियों से रक्षा होगी, लेकिन मैंने नहीं सोचा था कि ये इस चुड़ैल को मारने के काम आ जाएगी। मुझे माफ कर दो शीतल, मैंने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा सबक सीख लिया है।
मैं अब ऐसी गलती दोबारा कभी नहीं करूंगा।